नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शादी के बाद एक महिला की सैलरी, उसकी कमाई, प्रॉपर्टी, कोई भी किया गया निवेश और प्रॉपर्टी से मिली हुई ब्याज और उससे कमाई, किसी भी तरीके की सेविंग का मालिकाना हक होता है सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का। पत्नी की ऐसी किसी भी कमाई या फिर निवेश पर पति का कोई हक कानूनी तौर पर नहीं बनता है। मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1874 यानी MVP एक्ट 1874 में विवाहित महिलाओं की संपत्ति से जुड़े कई अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसकी जानकारी होने पर आप किसी भी विवाद से बच सकती हैं। तो यह एक्ट क्या है, इस एक्ट में क्या क्या होता है, इसके फायदे क्या है और साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप लेते हैं कोई बीमा पॉलिसी, उसके क्या फायदे हैं, इस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ हैं आज ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो कि जितनी भी महिला दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, उनके लिए देखना, जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार सवाल है आपकी संपत्ति का, आपकी कमाई का, आपके पैसों का। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत, शुरुआत में तो मैंने कह दिया इंट्रो में अपने, लेकिन मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1874 मैं आपसे समझना चाहती हूं क्या है। थैंक यू स्वाति। देखिए, मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट जो है, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो महिलाओं की संपत्ति है, जो उन्होंने खुद, चाहे वो अपने किसी भी सोर्स से, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस या प्रोफेशन से या सेविंग से, या फिर उन्हें अपने माता पिता की तरफ से कभी कोई गिफ्ट मिला हो शादी से पहले, शादी के वक्त वो लेकर आई हो, तो जो भी उनकी अपनी संपत्ति है, वो उनकी अपनी एस्टेट है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी दूसरे का, यानी कि रिलेटिव्स का या किसी क्रेडिटर का, यहां तक कि खुद उनका जो पति है किसी स्त्री का, तो उसका भी उस पर अधिकार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से घर में कोई लायबिलिटी है, पति की लायबिलिटी है, और ऐसा होता है कि पत्नी को भी ऐसा लगता है कि मुझे उसको चुकाना होगा। लेकिन अगर हम लीगल देखें तो ये एक्ट बना ही इसीलिए है कि जो पत्नी की जो प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, रिलेटिव से, क्रेडिटर से, यहां तक कि खुद उसके पति से। तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा है। और कई बार देखिए स्वाति, आपने देखा होगा कि MWP एक्ट की जब बात होती है तो सिर्फ एक ही सेक्शन की बात होती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करेगा कोई व्यक्ति तो उस पर अधिकार पत्नी का होगा, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो शायद लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे डिस्कस कुछ इसके सेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इलैबोरेट ये एक्ट है। लेकिन जहां पर बात आती है कमाई की, निवेश की, जो स्त्री धन है, अब स्त्री धन को यूजुअली हम कहते हैं जो शादी पर माता पिता, रिश्तेदार बेटी को जो भी धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, उसकी तमाम बातें अब हम आपसे करने वाले हैं। जब आपने बोला कि महिला की कमाई पर पति का हक नहीं है, इसके क्या मायने हैं? मतलब ये इसको कानूनी रूप ये एक्ट देता है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और यहाँ पर किस तरीके की कमाई की बात की जा रही है, ये जानना भी जरूरी है। कौन कौन सी कमाई है जिसको इसमें काउंट किया जाता है? क्योंकि हमें एक तो सैलरी मिलती है, दूसरा हमारे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे होती है। और वो किस केस में, मतलब मैंने अगर अपने पैसों से कोई धन संपत्ति खरीदी है, क्या वही मेरी अपनी संपत्ति मानी जाएगी, या किसी और ने अगर मेरे लिए कोई संपत्ति खरीदी है उस पर सिर्फ मेरा कानूनी हक है? इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल स्वाति, देखिए, वैसे तो घर में क्या पति पत्नी हैं तो दोनों साथ में मिलकर घर चलाते हैं। आजकल तो खैर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं और नौकरी पेशा या व्यवसाय करती हैं, साथ में मिलके इनकम अर्न होती है, सेविंग्स होती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है और अभी तक ये बिल्कुल लागू है, और अभी मैंने कई बार देखा है ऐसा कि जब भी कोई स्त्री होती है तो उसका यही पर्पज होता है कि उसके पास जो पैसा है वो किसी वजह से, मतलब औरों के हाथ में ना जाए, कोई इस पर हक ना जमाए। तो इस एक्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के तरीके लिखे हुए हैं। तो उसमें जैसा आपने कहा कि कौन सी संपत्ति, तो जैसा मैंने शुरुआत में भी थोड़ा सा कहा था कि वो संपत्ति जो उस स्त्री ने खुद बनाई है,
चाहे उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट से पैसा कमाया हो, उससे उन्होंने घर खरीद लिया हो, या उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदे हों, या शेयर्स खरीदे हों, या फिक्स डिपॉजिट किया हो, जो भी संपत्ति, गोल्ड बाय किया हो, कोई भी संपत्ति उन्होंने जुटाई हो, लेकिन यह बात जरूरी है कि खुद के पैसे से हो। उसमें ऐसा नहीं है कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी बाय कर ली या पति ने पैसे दिए और उसने उसे कोई एफडी की प्रॉपर्टी खरीदी, वैसा नहीं। अगर खुद की अर्निंग से कोई भी चीज, कोई भी संपत्ति जुटाई गई है तो वो लीगली वो संपत्ति जो है उसी महिला की है, ये बात समझना है। साथ ही जैसा मैंने कहा, या आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि शादी के वक्त कई बार स्त्री धन मिलता है, कोई चीज मिली है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कैश हो, काइंड हो, वो भी उस महिला का अपना होता है। उसके ऊपर किसी भी रिलेटिव का, यहां तक एक पति का भी कानूनी अधिकार नहीं है। अगर वो चाहे वो महिला की मुझे इसमें से कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है, या फिर कभी लीगल कुछ ऐसा आता है जहां पर ये बात होती है कि परिवार के ऊपर जरूरत पड़ी है और वो महिला के पैसों को क्या रिकवर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। अगर पति के ऊपर कोई देनदारी बनती है और ऐसा माना जाए कि पति के पास पैसा नहीं है, आप तो वाइफ से ले लें, तो ऐसा नहीं है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है जहां पर ये सिंपल है, पर आपको प्रूव करना होगा कि सच में जो संपत्ति है वो पत्नी ने अपने पैसों से बाय की है या उसको उनके पेरेंट की तरफ से मिला है, इस तरह से होना चाहिए। अगर उसमें पति या रिलेटिव्स उन्होंने पैसा लगाया है तो संपत्ति फिर वो उस केस में उस महिला की नहीं है, इस पर्पस के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली ये जो अधिकार है शायद हम में से कई लोगों को मालूम नहीं है। मैं भी जब ये एक्ट को पढ़ रही थी तो काफी सारी चीजें मुझे भी मालूम चली कि मेरे क्या अधिकार हैं और मुझे किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है। इनके बारे में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कभी भी आप ऐसे किसी भी तरीके के अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने स्त्रीधन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया। शादी में बहुत सारे गिफ्ट हमें मिलते हैं, खास तौर पर जो पेरेंट्स लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं। हमें ये मालूम है कि जो भी हमारे रिश्तेदारों से, हमारे ब्लड रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स की श्रेणी में नहीं आते, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जब यहाँ पर उसके अधिकार की बात होती है, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की संपत्ति हो, वो कैश हो, इन काइंड हो या कुछ भी हो, उस पर महिला का अधिकार कब होता है? एक तो क्या वो महिला के पेरेंट्स की तरफ से जब दिए गए हो महिला के नाम पर होना जरूरी है? अगर वो गिफ्ट उसके हस्बैंड के नाम पर दिया जाता है, क्या उस पर भी महिला का हक है? ये कई लोगों के मन में सवाल अभी उठ रहे हैं। देखिए, अगर हम इस एक्ट की बात करें तो अगर कोई गिफ्ट दिया है, यानी कि जैसे आप शादी की बात कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने लड़की के पेरेंट्स ने अपने दामाद को दिया, तो वो तो गिफ्ट उसका हो गया। उस पर वैसे तो अधिकार मतलब डेफिनेटली घर में सभी का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर इस एक्ट के तहत क्या उस पर किसी और का अधिकार हो सकता है? नहीं, तो पति का जो है पति का है। अगर पत्नी को, उस बेटी को मिला है उसके रिलेटिव से, उसके पेरेंट से, तब उस पर उसका अधिकार होगा और वो उसको अंडर MWP एक्ट प्रोटेक्टेड समझ सकती है। यानी कि कभी परिवार में अगर जरूरत पड़ी, ऐसी कोई भी रिकवरी आती है किसी चीज के लिए, तो जो पैसा उस लड़की को अपने पेरेंट से मिला था या उसने अपने आप जोड़ा है, उसमें से उसको नहीं देना है। वो रिकवरी के लिए कोई भी उस पर सूट फाइल नहीं कर सकता या फिर कोई उस पर क्लेम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कई बार ऐसे कोर्ट केसेस होते हैं जहां पर रिकवरी आती है। अब मान लीजिए एक मेल पर्सन के ऊपर रिकवरी आई है किसी वजह से, या वो अपना लोन पे नहीं कर पाया और उन्होंने कोर्ट में ऐसा हुआ कि अब आपको प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करना होगा, तो उसमें उस मेल पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके रिकवर कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी की जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात की अभी, उस प्रॉपर्टी में से आप सेल करके रिकवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो आपकी अंडर दिस MWP एक्ट प्रोटेक्टेड है। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चर्चा अब हम करने वाले हैं, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था और बहुत ज्यादा पॉपुलरली इस पर डिस्कशन भी होते हैं, वो है मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 6 है, जो आपने शुरुआत में बोला, जो इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको कहती हैं कि आप MVP यानी मैरिड वुमेन MWP, माफ कीजिए, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, उसमें आपको फायदा होगा। मैं आपसे समझना चाहती हूं, इस एक्ट के अंडर बीमा प्लान लेने का वाकई कोई फायदा है?
और ये होता क्या है, मतलब MWP एक्ट के तहत अगर कोई बीमा प्लान लेता है, कोई पुरुष ले रहा है या कोई महिला ले रही है, तो उसके फायदे क्या हैं? बिल्कुल। देखिए स्वाति, जब इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट करते हैं काफी, ये भी एक तरीका है एक्चुअली इंश्योरेंस बेचने का, लेकिन डेफिनेटली ये एक अच्छा है इसको समझना। लेकिन आपने क्योंकि सेक्शन 6 का पहले जिक्र किया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सेक्शन 5 जो है उसकी कोई बात नहीं करता है, इंश्योरेंस कंपनीज उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करती हैं। तो आज मैं सेक्शन 5 भी यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहले सेक्शन 6 की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर इंश्योरेंस एजेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट करती हैं कि कोई व्यक्ति, मेल मतलब एक मेल मेंबर, जब इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है तो क्या सोच के बाय करता है कि मुझे अगर मतलब उसकी डेथ हो जाए इस टर्म के बीच में, तो उसका जो बेनिफिट है, जो भी क्लेम है, वो फैमिली मेंबर्स को मिले, वाइफ को मिले, बच्चों को मिले। अब इस केस में ऐसा मान लीजिए कि एक किसी व्यक्ति ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की और उसकी सच में डेथ हो गई, तो उस केस में जो क्लेम मिलेगा वाइफ को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मृत्यु के वक्त उसकी बहुत सारी लायबिलिटी थी, वो कुछ लोन नहीं रिपे कर पाया या किसी तरह की भी कोई दिक्कत थी, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या है, अगर वो MWP एक्ट के तहत पॉलिसी नहीं बाय की गई है, तो उस केस में जो भी पैसा पत्नी को मिला या कुछ भी मिला, वहां से भी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी उस मेल पर्सन के नाम पे थी और उसी के नाम पर लायबिलिटी है। तो उस लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए कोर्ट से ऐसा ऑर्डर लिया जा सकता है कि जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है उससे आप रिपे कीजिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर MWP एक्ट ली है, क्योंकि हमने जो पहले बात की कि आप शेयर बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, खुद के नाम पर वो महिला बाय कर रही है, तो वहां पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने खुद अपने पैसे से बाय किया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हस्बैंड के नाम पर, तो ये तो हस्बैंड के पैसों की है, तो हस्बैंड के पैसों की पॉलिसी है, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको MWP एक्ट में एंडोर्स किया हुआ है। तो जिस वक्त आप पॉलिसी बाय करते हैं उसी वक्त पर आपको पॉलिसी में एंडोर्समेंट कराना होता है कि ये पॉलिसी अंडर MWP एक्ट ली गई है। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन भी दे रही है कि आप बस टिक कर दीजिए उस ऑप्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो पॉलिसी अंडर MWP एक्ट ली गई है। तो अगर इस पॉलिसी का क्लेम आएगा और मान लीजिए कि वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है और क्लेम आता है, वाइफ या बच्चों को क्लेम मिलता है, और उस केस में अगर कोई लायबिलिटी होती है उस व्यक्ति की किसी भी तरह की, तो इस पैसे में से कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप यहां से रिकवर करके दीजिए, तो वो पत्नी का पैसा होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंडर MWP एक्ट जो महिला की संपत्ति है वो उनकी निजी एस्टेट होती है, निजी संपत्ति होती है, और उस पर अधिकार उनका होता है। कोई भी क्रेडिटर या कोई भी रिलेटिव उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। मतलब कल को अगर MWP एक्ट के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी ने, और जब बारी आती है क्लेम करने की, डेथ बेनिफिट लेने की, तो कोई सेकंड थर्ड पार्टी नहीं आ सकती और कह सकती है कि इस इंश्योरेंस के पैसे को हमें बहुत सारी जो देनदारी बची हुई थी उसके निपटारे के लिए चुकाना पड़ेगा। वो जो पैसा है वो पत्नी को जाएगा, और अगर बच्चों का नाम उसमें मेंशन होगा पॉलिसी में तो बच्चों को जाएगा। अगर यही पॉलिसी अगर ली है किसी मैरिड वुमेन ने, क्योंकि इसमें सेक्शन जो 5 है मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो वो उसकी संपत्ति मानी जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ पंकज जी? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की थी कि कोई भी महिला अपने पैसों से अगर कोई भी चीज बाय करती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड बाय कर रही है, शेयर बाय कर रही है, तो उसका अपनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी बाय कर रही है। तो इसी तरह से अगर कोई महिला एक लाइफ इंश्योरेंस बाय करती है अपनी लाइफ पर, हस्बैंड ने बाय की अपनी लाइफ पर, उसकी डेथ हुई तो क्लेम मिला, वो सेक्शन 6 था। लेकिन अगर किसी महिला ने अपनी लाइफ पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की, तो उसका जो क्लेम है उस पर भी उसके बच्चों का अधिकार होगा या उसका अधिकार होगा। अगर मैच्योरिटी क्लेम है, पीरियडिकल बेनिफिट है, मनी बैक पॉलिसी है, आपकी कोई भी सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसके ऊपर भी जो पूरा अधिकार है वो उसी स्त्री का है जिसने अपनी लाइफ पर बाय की हुई है। तो MWP एक्ट में ऐसा नहीं है कि पति ने बाय की और जो पत्नी को मिलेगा तब पत्नी का होगा। वहां पर यह है कि पति के पैसे से प्रीमियम पे किया गया था पर अधिकार वाइफ को मिल गया, वहां पर यह अलग है। बाकी सब मामलों में अगर वो पत्नी खुद के पैसों से कोई चीज खरीद रही है तब भी उसी का अधिकार है। मतलब कि
अगर पति ने बाई किया उसके क्लेम पर पत्नी का अधिकार है, और पत्नी ने खुद की लाइफ पे बाई किया है तो भी पत्नी का अधिकार है। यह समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पंकज जी, वो ये मैं थोड़ा सा देनदारी की तरफ जाऊं। इसमें जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है, क्या मिड टर्म पॉलिसी में, मतलब पॉलिसी के दौरान बीच में, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हमें MWP एक्ट के तहत इस पॉलिसी को कन्वर्ट करना है या फिर किसी नॉमिनी को ऐड करना है? ऐसा पॉसिबल है, या फिर शुरुआत में ही आपको एक्चुअली इस एक्ट के तहत पॉलिसी लेनी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो एक्चुअली मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है? स्वाति, बिल्कुल जिस वक्त आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसी वक्त आप इसमें जो भी एंडोर्समेंट करना है वो कर सकते हैं। बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो आपने वहां पर अगर वाइफ का नाम मेंशन किया हुआ है, मतलब अगर MWP एक्ट के अंदर ये पॉलिसी बाय की गई है, तो डेफिनेटली वाइफ और बच्चों के ही यहाँ पर बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है। तो बाद में कोई भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जैसे जो लोन लेते हैं, स्पेशली होम लोन, तो उस केस में भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं कि अगर कुछ हो जाए, उसको डेथ हो जाए, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस क्लेम से रिपे किया जा सके। लेकिन अगर पॉलिसी अंडर MWP एक्ट बाय की गई है तो उस केस में ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी बैंक, कोई भी लेंडर उस पर क्लेम नहीं ले सकता। तो डेफिनेटली जिस बैंक ने उस पति को लोन दिया हुआ है वो पत्नी के क्लेम में से नहीं ले सकता। तो इसके लिए ये जरूरी समझना है कि ना पॉलिसी असाइन हो सकती है, ना उसमें नॉमिनेशन चेंज हो सकता है। जिस वक्त पॉलिसी बाय करते हैं उसी वक्त पर MWP एक्ट के तहत आपको इस पॉलिसी को एंडोर्स करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट यहाँ पर एक दो कहे इस चीज को लेकर। अब मानिए किसी महिला ने लोन लिया है, शादी के बाद एक लोन लिया और उसकी देनदारी बनी और वो चुका नहीं पाई किसी वजह से, या मानिए नहीं रही, तो उसकी जो लोन की वसूली है, जो उनकी देनदारी है, वो किससे की जाएगी? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो महिला के नाम पर ही, उन्होंने अपने पैसों से खरीदी है, तो मतलब वो उनके इस एक्ट के अंदर आई। और ये इस सिचुएशन में भी बताइएगा, अगर शादी से पहले भी अगर महिला ने कोई प्रॉपर्टी ली थी और शादी के बाद मानिए वो नहीं रही, तब उस लोन की वसूली क्या पति से की जा सकती है? जी बिल्कुल स्वाति, हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दोनों की बात करेंगे। मुझे एक थोड़ी सी बात याद आई है जो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमने बात की थी कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उस वक्त आपको ये एंडोर्स करना है, उसके बाद में चेंजेस नहीं हो सकते। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने MWP एक्ट के तहत पॉलिसी बाय की, और क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी जो है वाइफ है और उनका डिवोर्स हो गया, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में भी वो जो बेनिफिशियरी है वही पत्नी होगी, जो कि पहले पत्नी थी जिससे अभी डिवोर्स हो गया है। इवन अगर वो पति दोबारा से शादी कर लेता है तब भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसके ऊपर जो बेनिफिट है अब वो जो दोबारा शादी की है उनको मिलेगा। तो ये भी यहां पर समझना जरूरी है। उस केस में अगर पहले से ही बच्चों को भी बेनिफिशियरी बनाया हुआ है तब बच्चों के का बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि जो पहली पत्नी थी उसी का अधिकार रहेगा। तो कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसे में मेरी तो शादी के हुई है कि बच्चे हैं ही नहीं और मैंने पॉलिसी बाय कर ली, तो बाद में क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन है कि आगे प्रीमियम भरना बंद करके और पॉलिसी को लैप्स कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति की डेथ से जिसको बेनिफिट होने वाला है वो चाहते नहीं है कि उसको बेनिफिट हो, तो उस पॉलिसी का प्रीमियम देकर बंद किया जा सकता है। सॉरी स्वाति, मुझे क्योंकि ये पॉइंट याद आया और पहले क्वेश्चन से रिलेटेड था तो मैंने इसको बताना जरूरी समझा। अब बात करते हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि अगर किसी की लायबिलिटी है, अगर हम एसेट की बात कर रहे हैं कि जो पत्नी के एसेट्स हैं वो उनके हैं, तो उनकी लायबिलिटी भी उन्हीं की है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ MWP एक्ट, अगर शादी के बाद किसी महिला का कोई भी लायबिलिटी है, उन्होंने लोन लिया हुआ है, और लोन की ही बात नहीं होती है, कई बार ऐसा भी होता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, कोई गलती ऐसी हो जाए जिसकी वजह से लायबिलिटी खड़ी हो जाए, कोई इंडेमनिटी हो सकती है, किसी ने कोई कोर्ट में केस कर दिया और उस महिला के ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है, तो ये साफ लिखा हुआ है कि वो लायबिलिटी भी उस महिला की होगी, मैरिड वुमेन की होगी। जैसा कि अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई होती और उस लेडीज के ऊपर कोई लायबिलिटी होती तो उन्हें खुद वो पे करना होता। इसी तरह से अगर वो उनकी मैरिज हो गई है और उनके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो उस केस में भी वो लायबिलिटी उनकी है, वो पति से रिकवर नहीं की जा सकती। इसी तरह से अंडर सेक्शन 9 ऑफ MWP एक्ट, अगर शादी से पहले किसी महिला के ऊपर कोई लायबिलिटी है, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए
कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कोई आउटस्टैंडिंग ली हुई है और पहले से चल रहा है, अब शादी हो गई और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी ऐसी चलती आ रही है और शादी के बाद वो महिला उसको रीपे नहीं कर पा रही है, कोई लायबिलिटी आती है, तो उसको पति से रिकवर नहीं किया जा सकता। बट डेफिनेटली अगर पति पत्नी दोनों जीवित हैं तो डेफिनेटली अगर पति पर मुसीबत आई है तो पति जरूर हेल्प करेंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन मान लीजिए पत्नी की डेथ हो जाती है इस बीच में, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आप उस पत्नी को चुकाना होगा। अगर वो पत्नी की लायबिलिटी है जो पत्नी ने खुद ली थी, अपने आप खर्चा किया है अपने लिए, तो उस लायबिलिटी के ऊपर भी कोई कोर्ट ये नहीं बोल सकती उस पति को कि अब क्योंकि पत्नी की डेथ हो गई है, उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, तो अब आप रीपे कीजिए, बशर्ते जैसा मैंने कहा कि वो लायबिलिटी प्योरली पत्नी की हो और पत्नी ने अपने पर्पस के लिए वो पैसा लिया हो और अगर कोई भी खर्च किया अपने लिए किया हो तो उसके ऊपर फैमिली के किसी मेंबर से वो रिकवर नहीं किया जा सकता। और हमारे साथ एक कॉलर भी है पुणे से, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस शो में। आप अपना सवाल अपनी प्लानिंग से जुड़ा हुआ हमें भेज चुके हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप अपना निवेश शुरू करने की तैयारी में हैं। तो आपने बहुत सही समय पर हमें सवाल भेजा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। पंकज जी हमारे साथ है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या प्लानिंग अब तक की है आपने। जी गुड इवनिंग मैडम। हेलो जी नमस्ते। जी गुड इवनिंग मैडम। मैडम मैंने ऑनलाइन स्टडी करके और आपके प्रोग्राम देख करके कुछ फंड जो है मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, तो उसमें जो मैं भेजा हूँ तो एक स्मॉल कैप में, एक मिड कैप में, एक लार्ज कैप में, एक टैक्स सेवर फंड और ये 5 और 6 जो है आईसीसी प्रूडेंशियल टेक और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, ये तीनों 6 में मैं 6 फंड शुरू करना चाहता हूँ। हर एक फंड में अमाउंट फिक्स है। एक्सिस ये स्मॉल कैप में 2000 पर मंथ, मिड कैप में 3000 पर मंथ, लार्ज कैप में 5000 पर मंथ, टैक्स सेवर में 3000 पर मंथ, आईसीसी प्रू टेक में 5000 पर मंथ, अब पराग पारिक में 5000 पर मंथ। तो मैडम इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, टैक्स सेवर में, ये चारों में जो है कि कौन कौन सा फंड जो सबसे बेटर रहेगा जिसमें मैं शुरू कर सकूं? एक तो आप कह रहे हैं कि आप एसआईपी कर सकते हैं 23,000 की। जी जी। और और आप कुछ एकमुश्त निवेश भी करने का प्लान कर रहे थे, कब से कर सकते हैं? हाँ मैडम, मैं अभी थोड़ा सा मार्केट पर भी थोड़ा नीचे है, तो मैं एक बार देख करके, अभी जैसे आईटी वगैरह का काफी नीचे आ गया, तो मैं उसी तरह देखूंगा कि जब लगेगा कि मतलब जिस दिन ज्यादा डिप रहेगा उस दिन मैं 1-1 लाख रुपए सब में मैं एक मुश्त करना चाहता हूँ, और उसके बाद अगस्त से मैं सब में मंथली एसआईपी भी शुरू करना चाहता हूँ। ओके, तो आप पूरी तरह से रेडी हैं अगस्त से अपने निवेश की शुरुआत करने के लिए? जी जी। और एक लमसम जो अमाउंट है मैडम मैं इसी मंथ में डाल दूंगा। इसी मंथ में डाल देंगे हर फंड में ईच? जी जी, ईच फंड में 1 लाख। ईच फंड में 1 लाख रुपीस। ओके, और इनका प्लान है, ये लेना चाहते हैं, इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग है पंकज जी 10 करोड़ रुपए 29 साल में चाहिए। और क्योंकि अभी इन्होंने शुरुआत नहीं की है, यही सही समय है इनका पूछने का। आमतौर पर लोग इन्वेस्ट कर देते हैं फिर पूछते हैं हमारे फंड कैसे हैं, इसलिए इन्होंने शुरुआत करने से पहले पूछा है कि कौन से फंड इनके लिए बेस्ट रहेंगे हर कैटेगरी के। बताइए पंकज जी। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है और आपने खुद कुछ फंड सेलेक्ट भी किए हुए हैं। तो मैं दोनों ही बातें, पहले फंड की बात कर लेते हैं। तो हालांकि आपने ऐसा कहा कि जो फर्स्ट चॉइस आपकी आपने अपने हिसाब से डिसाइड की है, पर मैं अपनी चॉइस बताता हूं। स्मॉल कैप में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड मैं सजेस्ट करूंगा आपको। मिड कैप में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसे आप कंसिडर कीजिए। लार्ज कैप में आपने हालांकि कहा कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बट वो लार्ज एंड मिड कैप है, और क्योंकि आप मिड कैप में अलग से कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी, एसएनपी, बीएससी एसएनपी इंडेक्स फंड जो है उसमें कीजिए, और या फिर कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड में। तो इनमें से किसी भी एक में आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके टैक्स सेवर है उसमें मेरे एसेट टैक्स सेवर अच्छा फंड है, उसमें आप कर सकते हैं। और 2 फंड आपने कहा कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोनों ही फंड में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब टेक्नोलॉजी फंड या किसी सेक्टोरल फंड में करते हैं तो वहां पर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क ज्यादा होता है, और वैसे भी बाकी भी जो फंड्स हैं उनके अंदर भी सेक्टर का एलोकेशन होता ही है, डाइवर्सिफाइड फंड है। तो आप ध्यान रखें कि सेक्टोरल फंड में आप कम करें,
और जो डाइवर्सिफाइड फंड्स उनमें ज्यादा करें, इस तरह से बनाए पोर्टफोलियो। तो स्कीम के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि 1-1 लाख सारी स्कीम में आप करेंगे और साथ में 23,000 रुपए की SIP करेंगे। मुझे पहले लगा था कि शायद 1 लाख रुपया सिर्फ आप करेंगे लमसम में, लेकिन आप 1-1 लाख सारी स्कीम में कर रहे हैं। तो आपका जो टारगेट है 29 साल का टाइम है, क्योंकि आप 31 ईयर्स की एज और 60 ईयर्स में अचीव करना चाहते हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है आपके पास। 29 ईयर्स में अगर इसको करेंगे तो थोड़ा बहुत 2-3% का भी हर साल आप अगर थोड़ा सा इसमें बढ़ा पाए अपने इन्वेस्टमेंट को, तो अगर 12% का हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ एज्यूम करें और इतने लंबे वक्त में इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपना जो टारगेट है उसे बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अमाउंट जो डिसाइड किया वो भी ठीक है, और जो आपने स्कीम चुनी है वो भी अच्छी स्कीम है। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके राजेंद्र जी, आप समझ गए होंगे आपके निवेश की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कौन से फंड्स में आप कर सकते हैं, और अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपने फेयरली सही टाइम पर अपने निवेश की शुरुआत करने की सोची है। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी आपका भी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। कोई सवाल आपके पास है जरूर पूछिए, तरीका आपके सामने आने वाला है। ईमेल कर सकते हैं, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।